स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। तो इस चैप्टर का एक लंबा सेक्शन हम कह सकते हैं, एक लंबा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो आपको अच्छे से समझना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एक तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे प्रश्न, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपको ये इस पोर्शन से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग म्यूटेशन को, उत्परिवर्तन को। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूँगा और कुछ बेसिक सी बातों को डिस्कस करूँगा। देखिए बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक प्रजनन से कोई जीन उत्पन्न होता है, तो वो जीव, उन जीव में क्या होता है कि परिवर्तन आते हैं। ठीक है, उस जीव में वेरिएशन आता है, विविधता आता है, वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन होते हैं, वो बिल्कुल समान जो है वो जनक से जो है वो किस में नहीं जाता है, वो अपने संतान में नहीं जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसके संतति में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि नर और मादा दोनों तरफ से जीन आते हैं युग्मक बनने के समय, और उस युग्मक से क्या होता है, युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मक से युग्मनज बनते हैं और फिर उस युग्मनज से क्या होता है, नया जीव विकसित होता है। तो नए जीव में जो क्रोमोजोम है, जो गुणसूत्र है, वो माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों की तरफ से आया है। इसीलिए जो नया जीव है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं दिखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ एक विविधता दिखाई देती है। ठीक है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, लैंगिक प्रजनन के समय एक घटना होती है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है और यदि जीन जो है वो लिंक्ड नहीं हो और क्रॉसिंग ओवर हो, तो क्रॉसिंग ओवर का अच्छा खासा प्रभाव दिखता है और रिकम्बिनेंट क्रोमोजोम बनते हैं। ठीक है, और उससे जो नया जीव बनता है तो उसमें और ज़्यादा विविधता देखी जाती है। तो कहने का मतलब है कि जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप, नए जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंज आ रहे हैं, ये विविधता होती है। ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो लैंगिक प्रजनन के थ्रू आ सकता है, लैंगिक प्रजनन के दौरान ऐसा होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। हम सभी जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन एक अच्छी खासी लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक लंबी खासी प्रक्रिया है, और ये इस कारण जो, यानी कि लैंगिक प्रजनन के कारण जो वेरिएशन आ रहा है, विविधता आ रहा है, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरा प्रोसेस है जीवों में क्या आने का, विविधता आने का। जीवों में विविधता लाने का एक नया, एक अलग तरीका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोई जीव का हम, उस जीव का हम जब गुण देखते हैं, गुण देखने का मतलब हम उसका फिनोटाइप देखते हैं, उसका जीनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप तो हमें बाहर से ही नज़र आ जाता है, जीनोटाइप हम उसके जीन स्टडी से पता करते हैं। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, अगर किसी जीव का फिनोटाइप या जीनोटाइप अचानक से क्या हो जाए, बदल जाए, अचानक से उसका फिनोटाइप या जीनोटाइप बदलने लगे, है ना, लंबे प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, अचानक एक ही पीढ़ी में क्या होने लगे, एक नया गुण दिखने लगे, है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो समझिएगा ऐसा क्यों होता है। तो विविधता होने के मैंने आपको दो कारण बता दिए। एक तो लैंगिक प्रजनन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण, दूसरा होता है म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन जो है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप को अचानक क्या कर देता है, जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप को अचानक बदल देता है। मतलब उसका जो बाहर से दिखने का जो फीचर्स है वो बदल जाता है, और उसके जीन के जो सीक्वेंस हैं, जीन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जाते हैं। तो समझिए इस बात को, ये आखिर किस तरह से होता है। तो जो म्यूटेशन है ये किस तरह से होता है, तो इस चीज़ को समझना है कि ये दो तरीके से हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम पर डीएनए है, डीएनए पर जीन है। अगर इस जीन के क्रम में किसी तरह का बदलाव आ जाए, किसी भी माध्यम से किसी तरह का अगर इस जीन में क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, तो पूरा का पूरा जो क्रोमोजोम है, जो गुणसूत्र है, उसकी संरचना बिगड़ जाएगी। और यदि जीन की संरचना बिगड़ गई, क्रोमोजोम की संरचना बिगड़ गई, तो फिर जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो बिल्कुल क्या होंगे, बदलने लगेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे क्रोमोजोम पर डीएनए है,
डीएनए का हर एक टुकड़ा जीन है। जीन ही वो चीज़ है जो हमारे गुण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डीएनए पर जीन है, डीएनए पर क्या है बच्चों, जीन है। डीएनए से क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि आरएनए बनता है, वो किसी भी तरह का आरएनए हो सकता है। और आरएनए से क्या बनाए जाते हैं, प्रोटीन बनाए जाते हैं। और ये प्रोटीन फाइनली क्या होता है, एंजाइम बनता है। ठीक है, और यही एंजाइम हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यही जो एंजाइम है ये क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब सपोज दैट क्या हो रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है, सपोज दैट हमारा कैरेक्टर कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो इस जीन, एक खास तरह के जीन से ये कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहा है। अब किसी भी कारणवश क्या हो कि अचानक क्या हो जाए कि इस डीएनए या इस जीन के क्रम में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा। अगर जीन में या डीएनए के क्रम में बदलाव आ जाएगा तो अब बताइए यहाँ पर आरएनए भी अलग प्रकार का हो जाएगा, आरएनए के क्रम में भी बदलाव आ जाएगा। आरएनए के क्रम में बदलाव आ जाएगा तो प्रोटीन भी अब दूसरा तरीका का बनने लगेगा। प्रोटीन से एंजाइम जो बन रहा था, एंजाइम भी अब दूसरा तरीका का बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रोटीन भी ए टाइप का बन रहा था, एंजाइम भी ए टाइप का बन रहा था और कैरेक्टर भी ए टाइप का आ रहा था। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि क्रोमोसोम पर मौजूद डीएनए के जीन में क्या हो गए, कुछ बदलाव आ गए, इसके क्रम में कुछ बदलाव आ गया तो आरएनए बदल गया, आरएनए बदल गया तो प्रोटीन भी बदल जाएंगे। प्रोटीन से एंजाइम बनता है तो एंजाइम का क्वालिटी भी बदल जाएगा और एक नया कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। अब ए की जगह जो है बी कैरेक्टर आ जाएगा। ए की जगह जो है वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बी कैरेक्टर, बी प्रोटीन, बी एंजाइम बनने लगेंगे। मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ऐसा कब होगा, तो ऐसा एक व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकता है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद हमारे इसी जीवन काल में हमें ये म्यूटेशन हमारे बॉडी में दिखना शुरू हो जाए, यानी हमारा जो फिनोटाइप है वो बदलना शुरू हो जाए। अगर हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें क्या होने लगे, उसमें म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी गुण हैं वो डीएनए से कंट्रोल होते हैं, जीन से कंट्रोल होते हैं। डीएनए से आरएनए बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से खास तरह का एंजाइम बनता है और वही एंजाइम हमारे गुणों को डिसाइड करता है। लेकिन यदि किसी कारणवश इस डीएनए के क्रम में बदलाव हो जाए तो डीएनए की पूरी संरचना बदल जाएगी। डीएनए की संरचना बदल जाएगी तो आरएनए अलग तरह का बनेगा, आरएनए अलग तरह का बनेगा तो प्रोटीन अलग हो जाएंगे, एंजाइम अलग हो जाएंगे और कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब वही जीन जो पहले किसी और कैरेक्टर को गाइड कर रहे थे अब एक नए कैरेक्टर को गाइड करने लगेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो एक तो जीन के क्रम में गड़बड़ी के कारण ये हो सकता है, दूसरा गुणसूत्र की संख्या में बदलाव के कारण भी हो सकता है। गुणसूत्र की संख्या में बदलाव के कारण भी ये चीज़ हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, दो चीज़, या तो डीएनए या तो जीन के क्रम में बदलाव हो जाए या नहीं तो गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो जाए। अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर 47 हो जाए या एक घट के 45 हो जाए, ठीक है, या नहीं तो क्या हो जाए कि हमारे पास 2 सेट क्रोमोसोम है, ये क्या हो जाए 3 सेट हो जाए। हम 2n वाले जीव हैं, अब हमारे पास 3n वाला हम जीव बन गए, है ना। पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक सेट ही क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया। तो इस दोनों ही परिस्थिति से क्या होता है, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होता है, म्यूटेशन का सीधा सीधा रिजल्ट है कि कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। गुण क्या हो सकता है, नया तरह का दिख सकता है। अब ये गुण कैसे होंगे इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सीधी सी बात, म्यूटेशन किसे बोलते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि म्यूटेशन किसे बोलते हैं, उत्परिवर्तन किसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो आनुवांशिक पदार्थ, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, आनुवांशिक पदार्थ के क्रम एवं उनकी संरचना में बदलाव ला देती है ना। क्रम बदल जाएगा तो संरचना बदल जाएगा, तो क्रम बदलने से भी संरचना बदल जाएगा। और यदि गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, घट गई, उसके कारण भी क्या हो जाएगा कि संरचना बदल जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अब कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, नए तरह के फिनोटाइप और जीनोटाइप दिखने शुरू हो जाएंगे जीव में। तो जीव में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। इसका मतलब जीव में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर डिफिनेशन लिख कर देता हूँ।
तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी बात है कि उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो आनुवांशिक पदार्थ के क्रम या उनकी संख्या में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। समझ में आ गई ये बात? तो इसे ही क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए, जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव, चेंज। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय भी क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के समय भी क्या होता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि विविधता आती है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसके कारण विविधता आ सकती है। तो उससे क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, भविष्य में जाकर बिल्कुल नए तरह के जीव क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन क्या है, उसमें तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन म्यूटेशन क्या है, ये अचानक से होने वाला बदलाव है जो क्या होता है, अचानक सडनली हो जाता है और परमानेंट हो जाता है। एक बार अगर चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो वो चेंज जो है वो परमानेंट हो जाता है। तो अचानक से बदलाव आ गया, जिसके कारण अचानक से जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आ गया, बदलाव आ गया। तो ये भी एक क्या चीज़ है, ये भी एक विविधता का कारण है, वेरिएशन का कारण है। इसके कारण भी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। लेकिन ये अचानक होता है, ये बात आपको रखना है, बहुत ही तेज प्रोसेस से होता है। अब एक सीधी सी बात समझिए, हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का बहुत सारा केस चल रहा है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अलग अलग म्यूटेंट आया है ना, हर एक म्यूटेंट का नाम है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस है, इस तरह से अलग अलग म्यूटेंट का नाम दिया जा रहा है। तो ये आखिर किस तरह से हो रहा है, तो ये म्यूटेशन के कारण ही हो रहा है कि अचानक से क्या हो रहा है कि जीन के क्रम में बदलाव आ रहे हैं या जीन की संख्या में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, अचानक से ऐसा हो रहा है। तो एक जो जीव है उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप में अचानक से बदलाव हो जाता है, और उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप में यदि बदलाव हो गया तो इसका मतलब है कि वो अलग तरह का क्या बनाने लगा, अब एंजाइम बनाने लगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, यही है क्या चीज़, म्यूटेशन। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब कुछ और बातों को पढ़ते हैं कि ये म्यूटेशन जो है ये होता कैसे है, उत्परिवर्तन होता कैसे है। क्या ये अपने आप ऐसे ही हो जाता है कि इसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से ये होता है कि अपने आप हो जाता है? तो देखिए, अपने आप कभी भी म्यूटेशन नहीं होता है। म्यूटेशन होने के लिए कुछ पदार्थ, कुछ कारक की आवश्यकता होती है, कुछ फैक्टर की आवश्यकता होती है। उसकी परिस्थिति में ही, उसकी उपस्थिति में ही क्या हो सकता है कि म्यूटेशन हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटाजेन बोलते हैं, यानी कि उत्परिवर्तजनक बोलते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तनज, उत्परिवर्तजन, ठीक है, उत्परिवर्तजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तन ऐसे नहीं होता है, उत्परिवर्तन के लिए कुछ कारक चाहिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। जैसा एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल है। ये सेल नॉर्मल सेल होते हैं, जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तब तक हमें कैंसर नहीं होता है। लेकिन इसी सेल के क्रम में क्या होता है, इसी सेल में जब बदलाव आ जाता है, इसी के डीएनए में जब बदलाव आ जाता है किसी म्यूटाजेन के कारण, तो वो सेल किसमें, कोशिका किसमें बदल जाती है, कैंसर कोशिका में बदल जाती है। तो जो व्यक्ति है वो कैंसर से ग्रस्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन अपने आप नहीं होता है, म्यूटेशन को कराया जाता है। कराने वाले जो कारक हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तजन यानी म्यूटाजेन बोलते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये कोई केमिकल पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, कोई रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, कोई रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, या नहीं तो क्या हो सकते हैं, जो हार्मफुल किरणें होती है, रेज होते हैं, वो हो सकते हैं, जैसे एक्सरे, है ना, गामा रे, बहुत सारी रे होती है, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ये सब जो किरणें हैं ये बहुत हाई पावर की होती है। ये किरणें जो है डायरेक्ट हमारे सेल के अंदर जो है हमारे क्रोमोसोम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ये क्या कर सकती है, हमारे क्रोमोसोम में मौजूद जीन के क्रम को बदल सकता है। तो फिर क्या हो सकता है कि म्यूटेशन आ सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, या कोई रासायनिक पदार्थ के कारण भी ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? कोई जैसे ड्रग्स ले रहे हैं हम, खास तरह का कोई ड्रग्स है, बहुत ही हानिकारक ड्रग्स है, अगर वो कोई व्यक्ति ले रहा है लगातार, तो हो सकता है उसके कारण भी क्या हो जाए कि उसके अंदर, उसके कोशिका के अंदर क्या हो जाए, क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो ये म्यूटाजेंस ही होते हैं जो क्या कराते हैं, उत्परिवर्तन कराते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि उत्परिवर्तन के कारण क्या होंगे, नया कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। एक ही जनरेशन में, एक ही गुण में, एक ही पीढ़ी में वो गुण जो है, नया गुण दिखना शुरू हो जाएगा, है ना।
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक नया तरह का कैरेक्टर आ गया, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो गया, बदल गया। अब देखिए ये फिनोटाइप और जो जीनोटाइप है ये कैसे हो सकते हैं, ये अस्थाई हो सकते हैं, ये अस्थाई हो सकते हैं, ठीक है। ये जो नया कैरेक्टर आया ये परमानेंट हो सकता है और ये हेरिटेबल भी हो सकता है ना, वंशागत भी हो सकता है, ये वंशागत भी हो सकता है, समझना है इस चीज़ों को, है ना। जो कैरेक्टर है वो या तो अस्थाई हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं, फिर एक बार यदि कैरेक्टर बदल गया, अगर वो डीएनए का क्रम बदल गया, प्रोटीन एंजाइम बदल गया, तो कैरेक्टर भी बदल जाएगा, तो वो कैरेक्टर अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। वो कैरेक्टर अस्थाई हो जाएगा जब तक कि फिर अगला म्यूटेशन नहीं हो जाए। फिर से यदि अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर से ये बदल जाएगा, लेकिन जब तक एक बार म्यूटेशन होने के बाद जो नया गुण आया वो अपने आप फिर से नहीं बदलेगा। इसलिए ये गुण कैसा होता है, अस्थाई होता है। और बहुत बार क्या होता है, ये वंशागत भी होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये जो कैरेक्टर नए जो जीनोटाइप और फिनोटाइप दिखते हैं ये अस्थाई और वंशागत भी हो सकते हैं, जो म्यूटेशन के कारण गुण आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले गुण अस्थाई और क्या हो सकते हैं, वंशागत हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले गुण अस्थाई और वंशागत हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उत्परिवर्तन प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। अब इस चीज़ को समझना है, प्रभावी या अप्रभावी कहने का मतलब जो नया गुण कभी कभी क्या होता है कि डीएनए के क्रम में जीन में क्या होता है या इसकी संख्या में इतनी कम बदलाव होती है कि कभी कभी जो कैरेक्टर है, जो गुण है वो दिखते नहीं है ना, पहली पीढ़ी में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर दूसरी पीढ़ी में वो चले गए, अगर वो वंशागत हो रहे दूसरी पीढ़ी में चले गए तो फिर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो म्यूटेशन होता है तो उस समय जीव में क्या होता है कि उत्परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो नहीं दिखते हैं, नया गुण नहीं दिखता है, लेकिन अगली पीढ़ी में अगर वो चले गए तो फिर वो गुण जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। सेम टू सेम ऐसा समझिए कि मेंडल के नियम के अनुसार कि F1 जनरेशन में क्या होता था कि सभी पौधे लंबे आते थे, लेकिन F2 जनरेशन में एक नाटा पौधा भी आता था। क्यों? क्योंकि F1 में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होता था उसमें क्या होता था कि जो डोमिनेंट एलील होता था वो क्या करता था, रेसेसिव एलील के प्रभाव को नहीं दिखा पाता था। तो सेम टू सेम वैसा ही कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है कि उत्परिवर्तन प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में उत्परिवर्तन क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा, ठीक है, जब गुण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, अगले जनरेशन में जाकर हो रहा है, ठीक है। और प्रभावी कब कहलाएगा, जब गुण प्रदर्शित होने लगे, नया कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाए, उसके इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। ये चीज़ समझ में आता है। अब देखिए प्रभावी ये इतना हो सकता है कभी कभी, है ना, एक कंडीशन तो ये हो सकता है प्रभावी में भी कि जो है हल्का फुल्का क्या हो गया कि गुणों में बदलाव हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो गया, लेकिन जीव जो है वो किसी तरह से सर्वाइव कर रहा है, किसी तरह से जीवित है। कभी कभी ये प्रभाव इतना ज़्यादा जो है, ये प्रभाव जो है इतना ज़्यादा अधिक होता है जिसके कारण जीव की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन प्रभावी व अप्रभावी भी हो सकते हैं। अप्रभावी कहने का मतलब कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में गुण नज़र नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब वही वंशागत अगर हो रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो गुण दिख सकते हैं, तो वो अप्रभावी हो गए। और प्रभावी वो हो गए जो अचानक म्यूटेशन हुआ और उसके गुण भी नज़र आने लग गए। अब ये प्रभाव इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कभी कभी जिसके कारण जीव की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ गए। अब चलिए उत्परिवर्तन के बारे में देखते हैं। उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो उत्परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो है ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्परिवर्तन किन कारणों से होता है, या तो जीन के क्रम में बदलाव के कारण होता है, डीएनए के क्रम में बदलाव हो जाए, या नहीं तो क्रोमोसोम की संख्या ही क्या हो जाए, बदल जाए। तो उस अनुसार उत्परिवर्तन जो है ये कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। ये उत्परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जीन का क्रम बदल जाएगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि डीएनए का क्रम, डीएनए के क्रम में बदलाव, डीएनए के क्रम में बदलाव, डीएनए के क्रम में बदलाव। और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी क्रोमोसोमीय उत्परिवर्तन। एक होता है क्रोमोसोमीय उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, एक होता है जीन म्यूटेशन,
ठीक है। अब ये भी दो तरह का हो सकता है। क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन का मतलब क्या है कि क्रोमोजोम की संख्या में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। क्रोमोजोम की संख्या ही क्या हो जाए, बदल जाए। अब देखिए संख्या भी क्या हो सकता है कि +1 या -1 हो सकता है, या +2 या -2 हो सकता है ना। जैसे 46 क्रोमोजोम है तो 47 हो जाए, 48 हो जाए, या 45 हो जाए, 44 हो जाए। इस तरह से एक या दो क्रोमोजोम क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सेट ही बदल जाए, है ना। 2n वाला जीव है, वो पता चला कि 2n से वो कैसा हो गया, वो 3n वाला हो गया, 3n से कैसा हो गया, 4n वाला हो गया। तो पूरा का पूरा सेट बढ़ने या घटने के कारण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है क्रोमोजोम में के नंबर में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। पूरा का पूरा सेट बदल जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, या नहीं तो एक या दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसको क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन बोलते हैं, इसको जीन उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये उत्परिवर्तन का बेसिक क्लास है जो मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। जीन उत्परिवर्तन के बारे में अलग एक वीडियो आएगा और क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन के बारे में अलग एक वीडियो आएगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुड बाय।